नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपके स्कूल में कितना टेस्ट सीरीज की प्रथम प्रश्न पत्र का जो टेस्ट हुआ आपका कौन सा माइनर टेस्ट एक। माइनर टेस्ट एक का क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। सबसे पहले आपकी बात करें दोस्तों, ये टेस्ट कब होता है आपका 1 फरवरी 2026 को ये टेस्ट होता है। माइनर टेस्ट एक की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम पार्ट नंबर 1 की, जो हमने कल इसका एनालिसिस कर चुके हैं। लगभग हम 30 क्वेश्चन इसके अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर किए थे दोस्तों। आज बात करें दोस्तों इसी माइनर टेस्ट ए का पार्ट नंबर 2, यानी आज कंप्लीट ये टेस्ट होने वाला है आपका। बहुत ही शानदार तरीके से हम टेस्ट कर रहे थे दोस्तों। जब भी दोस्तों हम किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं, किसी टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो या किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, हमें उस टेस्ट का सिलेबस याद होना चाहिए, उस एग्जाम का सिलेबस याद होना चाहिए कि कौन से सिलेबस के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, किस प्रकार का जो सिलेबस था वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, उससे पहले आपको उस टेस्ट सीरीज या उस पाठ्यक्रम या उस एग्जाम का सिलेबस आपको याद होना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में बात करें कलाम की टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज थी उसका माइनर टेस्ट एक की बात करें, इसका सिलेबस क्या था दोस्तों। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर दोस्तों आपकी मुख्य बुक की बात करें तो सबसे पहली बुक थी आपकी भारतीय इतिहास। क्या थी दोस्तों, भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास से आपके 3 टॉपिक लिए गए थे दोस्तों। कितने टॉपिक लिए गए थे आपके, 3 टॉपिक लिए गए थे। कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक लिया गया था आपका 1857 की क्रांति। पहला टॉपिक कौन सा था दोस्तों आपका, 1857 की क्रांति का यानी 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष। दूसरा टॉपिक था दोस्तों आपके सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण, वो भी कौन सी शताब्दी के दोस्तों, 19वीं और 20वीं शताब्दी की। तीसरा टॉपिक दोस्तों भारतीय इतिहास से लिया गया था, वो लिया गया था दोस्तों आपके प्रमुख नेता से। और प्रमुख नेता के अंदर दोस्तों आपके माइनर टेस्ट एक में थे आपके बंकिम चंद्र जी। कौन थे दोस्तों आपके, बंकिम चंद्र जी। यहाँ से दोस्तों आज के टेस्ट के अंदर पार्ट नंबर 2 के अंदर यहाँ से 3 टॉपिकों से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों आज के एनालिसिस के अंदर। और किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, यानी कलाम ने किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए, ये देखो। वर्तमान पैटर्न के अंदर की बात करें 2025 का जो बदलता हुआ पैटर्न है, उसके अनुसार कलाम ने किस प्रकार से अपनी टेस्ट सीरीज को चेंज किया है, ये सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं 3 टॉपिकों के माध्यम से आज की क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर इन्हीं भारतीय इतिहास से है। कल की बात करें दोस्तों, जो हमने पार्ट नंबर 1 किया था उसके अंदर दोस्तों हमने किया था राजस्थान भूगोल, यानी इसी टेस्ट का दूसरा पार्ट था दोस्तों आपके राजस्थान भूगोल। और राजस्थान भूगोल से दोस्तों इस टेस्ट के अंदर आपके 5 टॉपिक लिए गए थे। कितने टॉपिक लिए गए थे आपके, 5 टॉपिक लिए गए थे। पहला टॉपिक कौन सा था दोस्तों आपका, राजस्थान की अवस्थिति विस्तार आकृति आकार। ठीक है, यानी अवस्थिति विस्तार में शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी आपको सबसे पहले आपको राजस्थान का जो भूगोल है उसके पहले राजस्थान का परिदृश्य आपको याद होना चाहिए। कितनी सीमाएं हैं, कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कुल अक्षांश विस्तार कितना है, कुल देशांतर विस्तार कितना है, मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। ठीक है, सबसे ज्यादा किस अंतर्राज्यीय सीमा के साथ सीमा साझा करती है, न्यूनतम सीमा किस साथ करती है। ऐसे कितने जिले हैं जो आपके 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, मध्यवर्ती जिला कौन सा है, देशांतरी रेखा और अक्षांश रेखा कहाँ पर, मध्यवर्ती पॉइंट कौन सा है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटती है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ये लो दोस्तों आपका अवस्थिति विस्तार आपका पूरा रिवीजन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं याद किया था दोस्तों। टॉपिक वाइज टेस्ट हमारा हो चुका है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको टॉपिक याद करवाया गया था। दूसरा दोस्तों आपने पढ़ा था आपका भौतिक प्रदेश। कौन सा प्रदेश दोस्तों आपका, भौतिक प्रदेश। देखो भौतिक प्रदेश ने हमने 3-4 वर्गों के अंदर बांटा। सबसे पहले बात करें वीसी मिश्रा की, तो 7 भागों के अंदर वीसी मिश्रा ने भौतिक प्रदेश को बांटा था। फिर दोस्तों हमने AK सेन के बारे में देखा था, 3 भागों में बांटा था। प्रोफेसर रामलोचन सिंह का देखा था, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 12 लघु थे, 4 उपप्रदेश थे और आपके 2 वर्ध प्रदेश थे। यानी रामलोचन सिंह की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों कितने भागों में बटा था, 2 तो वर्ध प्रदेश में बटा था, 4 लघु प्रदेशों के अंदर और 12 उप प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांटा था किसने, रामलोचन सिंह ने। इसके बाद में दोस्तों हरिमोहन सक्सेना की बात करें, जो आपके 1992 के अंदर राजस्थान भूगोल का पाठ आई थी, पुस्तक आई थी, उसके अंदर दोस्तों राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था। पश्चिमी रेतीला प्रदेश यानी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ पर जितनी जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, पश्चिमी रेतीला प्रदेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बालू का स्तूप, युक्त मुक्त और आपके अशुष्क प्रदेश हमने पढ़ा था। कौन सी रेखा एक दूसरे को विभाजित करती है, कौन सी नहीं करती है। अरावली का क्या विस्तार था, सबसे उच्च चोटी 3 भागों के अंदर बटा था, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी अरावली। फिर पूरी मैदान की बात करें तो हमने 3 भागों के अंदर बांटा था, बनास,
बाणगंगा, माई बेसिन, चंबल बेसिन, और फिर आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो 2 भागों के अंदर बटा था दोस्तों हमने, आड़ती पठार और विंध्य कगार के अंदर। तो सारे टॉपिक हम कर चुके थे, यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। देखो मैं रिविजन भी करा रहा हूँ साथ साथ, ताकि ये भी चीजें आपको याद हो कि हमने जो टॉपिक वाइज टेस्ट किया है, हमने टॉपिक वाइज पहले हमने इस टेस्ट की तैयारी की थी, तो हमने कौन कौन से टॉपिक, जैसे आपके सामने आंखों के सामने क्वेश्चन हो तो आपको ये टॉपिक सारे दिमाग के अंदर होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी बेस्ट हो सकती है। जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी इतनी मजबूत नहीं हो पाएगी दोस्तों। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जब तक प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको ये पता चलेगा कि अपना टॉपिक कितना तैयार है। तीसरा टॉपिक दोस्तों इसी के अंदर था आपका, तीसरा टॉपिक था अपना जलवायु। और जलवायु के अंदर दोस्तों हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, सबसे पहले राजस्थान की जलवायु याद होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों 3, जैसे सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो राजस्थान की जलवायु को 5 भागों के अंदर बांटा था हमने, शुष्क, अशुष्क, ठीक है, उपादर, आदर और अत्यादर, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से मैप्स आपको याद करवाया था। फिर व्यक्तिगत आधार पर बात करें तो आपके 3 व्यक्ति थे, कौन कौन, कौपियन, ठीक है, थानवेंट और टिवार्थरा, इन तीनों ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा था। फिर ऋतु के आधार पर देखा था हमने, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और आपके शरद ऋतु और शीत ऋतु, 4 भागों के अंदर राजस्थान की जलवायु को हमने फटा था दोस्तों। साथ ही जलवायु के अंदर आपके मानसून से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मानसून हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया। हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून को पढ़ा, वहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की राजस्थान के अंदर 2 शाखाएं प्रवेश करती है, एक तो अरब सागर की शाखा और एक दूसरी शाखा है दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा से आपकी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, अरब सागर की शाखा से केवल दक्षिण राजस्थान में वर्षा होती है, और दक्षिण राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करता है दोस्तों, बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। ये चीजें फटी थी और समांतर निकल जाती है, अरावली के समांतर निकल जाती है। अरावली यानी प्रभावित करने वाले कारकों से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर। तो अरावली एक प्रमुख कारक है, ऊंचाई से आपके प्रमुख कारक है, समुद्र से दूरी आपका प्रमुख कारक है। तो ये सारी चीजें हमने टॉपिक वाइज टेस्टों के अंदर बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से आपको एनालिसिस करवाया। चौथा टॉपिक दोस्तों इसके अंदर था आपका मृदा। कौन सा टॉपिक था दोस्तों, मृदा। मृदा की बात करें, मृदा को बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ा है, ठीक है। वैज्ञानिक की बात करें, वैज्ञानिक वर्गीकरण भी हमने पढ़ा है। साथ साथ राजस्थान के जो कृषि विभाग ने 14 भागों में बांटा गया है, अमेरिका के कृषि विभाग ने राजस्थान को 5 मृदाओं के अंदर विभक्त किया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है दोस्तों। 5वां मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका जननायकीय विशेषताएं, जहां से आपका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, जननायकीय विशेषताएं। तो जिसके अंदर दोस्तों हमने राजस्थान की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या दोनों को आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से याद करवाया। साथ साथ इन टॉपिकों का टेस्ट भी आपको करवाया दोस्तों, ताकि आपको तैयारी आपकी एक बेहतरीन तरीके से हो सके। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं हम आपके शैक्षिक प्रबंधन की। तीसरा टॉपिक इसी टेस्ट के अंदर आज देखने को मिलेगा, शैक्षिक प्रबंधन। और शैक्षिक प्रबंधन से आपका टॉपिक था दोस्तों आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट या आरटी 2009 से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राज्यसभा में कब आया, लोकसभा में कब आया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब हुए, गजट में प्रकाशित कब हुआ, ऐसा कालानुक्रम प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कितनी दायरा है, मूल आरटी एक्ट में कितने अध्याय थे, कितनी धाराएं थी, कितनी अनुसूची थी, पहला संशोधन कब हुआ, कितनी बार संशोधन हो चुका है, कौन सी धारा में किसका उल्लेख किया है। तो ये सारी चीजें हम पॉइंट टू पॉइंट जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने किए पहले टॉपिक वाइज, और उसी का बेनिफिट इस टेस्ट के अंदर आपको मिलने वाला है दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैथ के अंदर दोस्तों आपकी संख्या पद्धति क्वेश्चन आए थे जो हम कल कर चुके, मैथ हम कल कर चुके दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी हिंदी देखने को मिलेगी। हिंदी के अंदर दोस्तों इसके अंदर आपके संधि आएंगे दोस्तों, और आपके परिभाषिक शब्द आएंगे। परिभाषिक शब्द देखने को इस टेस्ट के अंदर आपको मिलेंगे। आज वाली क्लास के अंदर भी आपको 10 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिलेंगे। इसके साथ दोस्तों आपका करंट की बात कर लेते हैं। तो करंट के अंदर दोस्तों इसके अंदर आपके अक्टूबर माह का आया था, जिसके अंदर आपके भारत, विश्व और राजस्थान तीनों का देखने को मिला था। भारत, विश्व और राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये था दोस्तों आपके महीने टेस्ट 1 का सिलेबस। तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस याद होना चाहिए। यदि सिलेबस याद है तो आपका 30% केस की बात करें तो आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि 30% यदि आपको सिलेबस याद है तो आपको 30% क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये आपका मनोविज्ञान कहती है। तो इन सभी टॉपिकों की बात करें, एनालिसिस हमने पहले किया। ये टेस्ट की बात करें, सारे टॉपिकों टेस्ट कहाँ पर हुए दोस्तों, ये अपने PAP बाय DK सर अपना ऐप है, PAP बाय DK सर। इस ऐप के ऊपर सारे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से कलाम लाइब्रेरी बेच के अंदर होते हैं, वहाँ ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, डेली प्रैक्टिस। तो हम भी सिलेबस के अनुसार यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले दोस्त पहले डेली टेस्ट दे सकते हो उस सिलेबस के अनुसार, कलाम सिलेबस के अनुसार, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी पढ़ने के बाद यदि आप प्रैक्टिस करते हो MCQ की तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और उसी प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है तो उसका कितना फायदा हुआ। डेली के 2 टेस्ट होते हैं, 2 टॉपिकों से भारतीय इतिहास और राजस्थान की भूगोल चल रही है अभी वर्तमान महीने टेस्ट 2 की बात करें, जिसके अंदर दोस्तों आपके भारतीय इतिहास के अंदर आपके रास बिहारी बोस और वीडी सावरकर 2 टेस्ट हो चुके हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर आपको अपवा तंत्र देखने को मिलेगा, तो आपका टेस्ट आपके ऐप के ऊपर अवेलेबल है। अपवा तंत्र देखने को देंगे, वनस्पति आपको देखने को मिलेगा, 3-4 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करें दोस्तों शैक्षणिक प्रबंधन के अंदर NEP 2020 यहाँ पर देखने को मिलेगी मैंने टेस्ट 2 के अंदर।
मैथ के अंदर आपके जोड़ गुणा बाकी भाग देखने को मिलेंगे माइनर टेस्ट 2 के अंदर। तो ये सारे टेस्ट आपके टॉपिक वाइज चल रहे हैं इसी ऐप के ऊपर, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार है। अभी बात करते हैं दोस्तों माइनर टेस्ट 1 के ऊपर आते हैं वापस। ये तो अपना शेड्यूल था, किस प्रकार से हम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका बेनिफिट कर रहे हैं, क्या मिलेगा हमें, और जो तैयारी कर रहे हैं उसका किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिलेबस याद होगा तभी तो आपको इस चीज़ों का पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आज ये टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल वाला क्लास कैसी लगी थी कमेंट के अंदर नहीं बताया आपने, तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। और कल वाली क्लास नहीं देखी है माइनर टेस्ट 1 की, तो देखना और अपना आकलन करना कि आपको किस प्रकार से कहाँ पर किस क्वेश्चन में किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलिए दोस्तों माइनर टेस्ट 1 की पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी इसका मोटिवेशन मिले, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल लाभदायक है और आप इसे अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। और कोई भी सुधार करना हो तो बेझिझक कमेंट के अंदर बताइए, ताकि इसके अंदर आपकी अगली क्लास जो माइनर टेस्ट 2 आपका एनालिसिस होगा उसके अंदर उस चीज़ को सुधार के साथ आपको सामने प्रस्तुत किया जाए। ये आपकी कमेंट के अंदर, या जो टॉपिक आपकी कमजोर है तो उस टॉपिक की बात करें तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। कोई भी कंटेंट वगैरह की कमी हो तो आप इस PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर देख सकते हो। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है, पूरा कंटेंट नहीं है, तो इस ऐप के ऊपर एक बार जरूर विजिट करना और फिर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस शुरू करना। देखना रिजल्ट अपने आप देखेगा। माइनर टेस्ट 2 के टेस्ट हो रहे हैं तो माइनर टेस्ट 2 की प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए अगले संडे को जो टेस्ट होने वाला है उसका कितना बेनिफिट आपको इन टेस्ट 2 के माध्यम से, इन एनालिसिस के माध्यम से मिलने वाला है। तो ये आपकी ट्राई है, कंटिन्यूटी किस प्रकार से करते हो आप, प्रैक्टिस किस प्रकार से करते हो। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन वैसे हम कल कर चुके थे, लेकिन आज दोबारा कर लेते हैं। आ गया तो देख लीजिए। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए दोस्तों माई बेसिन, माई नदी याद होनी चाहिए। देखो जैसे आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा देखिए, आपको माई नदी याद होनी चाहिए। क्या वहाँ पर लाल लोम मृदा पाई जाती है, पीली बुरी मृदा, नवीन बुरी मृदा या पर्वतीय मृदा। देखो दोस्तों पर्वतीय मृदा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके अंदर पहले 2 जिले थे जैसे उदयपुर और कोटा, ये दोनों जिले बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आजकल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ लिया गया है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक बन गया क्योंकि उदयपुर से ये जिला अलग हो चुका है। कौन सा, सलूम्बर। कौन सा जिला अलग हो चुका है आपका, सलूम्बर। तो ये तीनों जिले आपके अभी 2025 के अंदर पैटर्न की बात करें तो बहुत बार सलूम्बर के बारे में पूछा गया है कि पर्वतीय मृदा वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो आपका दोस्तों सलूम्बर जिला बहुत बार पूछा गया 2025 के अंदर। ये नवीनतम जिला है तो इसलिए हमें पूछा है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो लाल लोम मृदा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल लोम मृदा की बात करें तो इसके उपनाम की बात कर लेते हैं, अन्य किस नाम से जान जाते हैं। जैसे बात करें दोस्तों इसे लेटराइट मृदा के नाम से जाना जाता है, बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है लेटराइट मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है। साथ ही दोस्तों आपकी लाल दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लाल दोमट मिट्टी या मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात करें इसका लाल रंग किसके कारण हुआ है, लाल रंग की बात करें किसके कारण हुआ है आपका दोस्तों, लो अंश की अधिकता के कारण, लो अंश की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा हुआ दोस्तों, लाल रंग हुआ है, अधिकता के कारण। याद करो दोस्तों साथ साथ, ठीक है। वही बात करें दोस्तों इस मिट्टी में पोषक तत्वों की बात करें दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस की क्या होती है दोस्तों, इस मृदा के अंदर कमी होती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस पोषक तत्व की लाल लोम मृदा के अंदर कमी होती है दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की कमी होती है। वही बात करें दोस्तों किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी ये मिट्टी, फसल की बात करें दोस्तों तो याद करना बहुत बार पूछा गया आपका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों मक्का, और कृषि का आपका टॉपिक आपकी मैंने टेस्ट 2 के अंदर आएगा। तो ये चीज़ें याद कर लेना दोस्तों, मक्का सर्वाधिक कहाँ पर होती है, मक्का उत्कृष्टा के अंदर कहाँ पर आपकी बांसवाड़ा के अंदर। मक्का की किस्म भी पूछी जाती है, क्या है, माई धवल, माई कंचन। और एक क्वेश्चन और आता है, कौन से मक्का की किस्म नहीं है जिसमें माई सुगंधा आता है, तो माई सुगंधा जिसमें सुगंध आती है वो किसकी आपकी चावल की किस्म है। तो ये चीज़ें हम करेंगे अभी एनालिसिस के माध्यम से। तो माई सुगंधा आ रहा है तो दोस्तों चावल भी ले लीजिए, माई सुगंधा किस्म हो जाएगी उसके साथ साथ। फिर दोस्तों गन्ना, तो दक्षिण राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मक्का, चावल, गन्ना होता है दोस्तों। विस्तार क्षेत्र की बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ साथ दोस्तों दक्षिणी व मध्य उदयपुर और राजसमंद जिले के अंदर ये मृदा आपको देखने को मिलती है। वही बात करें चौथे ऑप्शन की नवीन बुरन मृदा, ये दोस्तों आपके राजस्थान के कृषि विभाग की बात करते हैं। कृषि विभाग कौन सा विभाग दोस्तों, राजस्थान का। इसने राजस्थान के कितने भागों में बांटा है, मिट्टी को 14 भागों के अंदर बांटा था। और उसी के अंदर दोस्तों नवीन बुरी मृदा या भीलवाड़ा वगैरह के आसपास जिलों के अंदर पाई जाती है। पीली बुरी मृदा भी आपके बनास बेसिन के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमें पूछा है कि राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, लाल लोम मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए डेलोजी वेबगत सिद्धांत आया तो दोस्तों आपके 1857 के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 1857 की क्रांति के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। किस प्रकार क्वेश्चन आए देखिए, पैटर्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, इन क्वेश्चनों को समझिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत न हो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डेलहौजी ने वेबगत सिद्धांत के तहत 7 भारतीय रियासतों को विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। किसमें किया दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य में किया। वेबगत सिद्धांत के अनुसार 7 भारतीय रियासतों को, क्या सही बात है कि दोस्तों ये तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों वेबगत सिद्धांत की। किसकी बात करें दोस्तों, वेबगत सिद्धांत की बात करते हैं, यानी राज्य हड़प नीति की बात करते हैं दोस्तों। राज्य हड़प नीति, डेलहौजी की राज्य हड़प नीति कब से कब तक चली थी दोस्तों, ये चली थी दोस्तों आपकी 1848 से लेकर 1856 के बीच। 1848 से 1856 के बीच डेलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों, वेबगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति। इसे उपनाम की बात करें दोस्तों, इस नीति का उपनाम भी क्या था, इसे गोद निषेध निधि भी बोलते थे, आपके गोद निषेध नीति भी बोला जाता था इसको। इसके साथ साथ दोस्तों इसको लेप्स थ्योरी भी कहा गया है, आपका लेप्स थ्योरी। यह एक नाम आपका बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आपका कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से जाना जाता था। इस नाम से दोस्तों आपके डेलहौजी ने राजस्थान, बात करें दोस्तों भारत की 7 रियासतों को हड़पा था। कितने रियासतों को, आपके भारतीय 7 रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। कौन कौन सी थी दोस्तों, 7 रियासतों की बात करें आपकी, पहले थी दोस्तों आपकी 17। कौन सी थी दोस्तों आपकी 17। सबसे पहले राज्य हड़प नीति के तहत विलय होने वाली रियासत कौन सी थी डेलहौजी के टाइम, वो थी दोस्तों आपकी 17। कब, 1848 के अंदर। 17 कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। यहाँ के राजा कौन थे उस समय, अप्पा साहब थे। अप्पा साहब के कोई पुत्र नहीं था, अप्पा साहब के कोई पुत्र नहीं था। तो सबसे पहले हड़प नीति का शिकार कौन सी बनी थी रियासत की बात करें तो वो 17 बनी थी। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरी कौन सी थी दोस्तों आपकी, दूसरी रियासत थी आपकी जैतपुर। दोस्तों जैतपुरा और संबलपुर दोनों की याद करना। तीसरी रियासत थी आपकी संबलपुर। संबलपुर यहाँ पर डॉट लगा के याद कर लेना दोस्तों। दोनों की दोनों रियासत कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। दोनों की दोनों रियासत कहाँ पर थी दोस्तों, उड़ीसा के अंदर थी। ठीक है, और आपके जैतपुर को कब हड़पा था डेलहौजी ने, जैतपुर को हड़पा था दोस्तों 1849 के अंदर। और आपके संबलपुर को भी कब हड़पा था दोस्तों, 1849 के अंदर हड़पा था। कई जगह आपके दोस्तों संबलपुर की 1850 भी आती है। कई जगह नोट लगा के याद कर लेना, संबलपुर की डेट 1850 भी आती है, याद नहीं करना है। देखो जैतपुर के राजा कौन थे दोस्तों, जैतपुर के राजा थे उस समय आपके खेत सिंह। कौन थे दोस्तों आपके, खेत सिंह थे। और आपके संबलपुर के राजा कौन थे आपके दोस्तों, नारायण। कौन थे आपके, नारायण। संबलपुर के राजा थे आपके नारायण। दोस्तों इन दोनों की बात करें, ये आपके 1849 और 1850। वैसे देखिए कई स्थानों की बात करें 1849 भी आता है, दोनों को रियासतों को एक साथ मिले। और कि कुछ जगह आपकी संबलपुर की 1850 डेट आती है। दोनों चीज़ों को आपको याद करना है साथ साथ। तो यहाँ पर देखो संबलपुर और जैतपुर को फिर 1856 के अंदर कैनिंग ने वापस लौटा दी थी। कैनिंग ने वापस लौटा दिया था, राजा को ये क्षेत्र वापस दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है साथ साथ इन विशेषताओं के बारे में। चौथी रियासत कौन सी थी दोस्तों आपकी, बघाट थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ती है दोस्तों बघाट। कहाँ पर बढ़ती है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ती है। 1850 में इसका विलय किसमें कर दिया था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। किस नीति के तहत, वेबगत सिद्धांत के तहत। पांचवी रियासत थी दोस्तों उदयपुर। उदयपुर अपनी राजस्थान की मत समझ लेना दोस्तों। उदयपुर कहाँ पर थी, छत्तीसगढ़ वाली। कौन सी आपकी, छत्तीसगढ़ वाली उदयपुर। और इसका विलय कब हुआ था दोस्तों, 1852 के अंदर। कब हुआ था, 1852 के अंदर। और छठी रियासत कौन सी थी दोस्तों आपके, नागपुर। कौन सी थी दोस्तों आपके, नागपुर। नागपुर में दोस्तों कपास का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र था। नागपुर क्या था आपका, कपास का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र था। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है जब टॉपिक वाइज आपको एनालिसिस करवाया तो बताया मैंने याद करवाने के लिए। और नागपुर कहाँ पर पड़ता था दोस्तों आपके, महाराष्ट्र के अंदर। और नागपुर को कब हड़पा गया था, नागपुर को हड़पा गया था दोस्तों 1854 के अंदर। कब, 1854 के अंदर हड़पा गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 1854 के अंदर। नागपुर के राजा कौन थे दोस्तों, रघुजी तृतीय थे। रघुजी तृतीय, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपकी झांसी, सातवीं कौन सी रियासत थी आपकी, झांसी। झांसी थी। और झांसी को भी कब हड़पा गया था दोस्तों, 1854 के अंदर। झांसी को भी कब हड़पा गया था, 1854 में। लक्ष्मीबाई का नाम था, आपने सुना होगा। गंगाधर राव यहाँ के राजा थे। गंगाधर राव के यहाँ पर पुत्र नहीं था, रानी लक्ष्मीबाई के भी पुत्र नहीं था। इन्होंने दामोदर को गोद लिया था, किसको, दामोदर को, लेकिन डेलहौजी ने उसको नहीं माना। ठीक है, और अपनी वेबगत नीति यानी गोद निषेध नीति के तहत झांसी पर किसका अधिकार हो गया, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ये 7 रियासतें थी। अब आप देखो ये चीज़ें भी याद होगी सर, तंजौर, ठीक है,
तंजौर के साथ साथ दोस्तों आपकी अवध, तो अवध को गौर निषेध नीति के तहत ग्रहण नहीं किया था, कुशासन का आरोप लगाया था अवध के ऊपर। किसका? कुशासन का आरोप लगाया था, और उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सम्मिलित किया गया था। किसको? अवध को, जो आपके बंगाल की पौधशाला कहलाती है ना, उस अवध को। क्वेश्चन आएगा आपका वहां से। तो मैंने सारी चीज़ें बताई थी, जैसे अवध है, अवध के राजा थे, अवध के राजा जैसे बेगम हजरत महल वगैरह वहाँ पर क्रांति का नेतृत्व तो किया था। तो वहाँ पर दोस्तों उनके कुशासन का आरोप लगाया था उसके ऊपर डेलोजी ने, न कि वहाँ पर व्यवगत सिद्धांत के तहत उसको हड़पा था। यानी गोद निषेध नीति के तहत अवध को नहीं हड़पा था, कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। तो इन चीज़ों को भी याद करना। देखो क्वेश्चन पूछा गया आपका व्यवगत सिद्धांत के तहत, तो आप देखो हमें कितना डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। हम एक साथ ही पढ़ते हैं सारी चीज़ें, आपने भी एक साथ ही पढ़ी होगी, यदि किसी टीचर वगैरह ने आपको पढ़ाई है तो आज तक हमने भी एक साथ ही पढ़ी थी दोस्तों। लेकिन आप देखो हमें इन क्वेश्चनों को देखना होगा, ऑथेंटिक बुकों का सारा लेना होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी हर शब्द को हमें देखना होगा। डेलोजी से पूर्व EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, कोलावा जैसी रियासतों को का विलय गोद निषेध नीति के तहत या आधार पर किया था। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। कौन कौन सी रियासत थी भाई? डेलोजी की गोद निषेध नीति तो बाद में आई थी 1848 से, लेकिन इससे पहले भी 1848 से पहले भी, जैसे बात करें मांडवी, ये कहाँ की थी दोस्तों? महाराष्ट्र की, जिसको 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया। इसके बाद हम दोस्तों आपके कोलावा दे रखी है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर, तो कोलावा की बात कर लेते हैं। कोलावा कब क्या गया दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर थी 1840 के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर थी। इसको 1840 के अंदर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। जालौन की बात करें दोस्तों, इसके अलावा जालौन आपका एक रियासत थी, जालौन उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर थी? उत्तर प्रदेश के अंदर रियासत थी। इसको 1841 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया। सूरत की बात करें, सूरत गुजरात के अंदर है दोस्तों, और सूरत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब इस नीति के तहत, गोद निषेध नीति के तहत कब? 1842 के अंदर। तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि गोद निषेध नीति डेलोजी की बात करें तो 1848 से शुरू होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नीति से पहले यानी 1848 से पहले कौन कौन सी रियासत थी? गुजरात, सूरत, कोलवा महाराष्ट्र की, मांडवी महाराष्ट्र की, और जालौन यूपी की। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिसके तहत आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलय किया था। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो कथन, सत्य कथन की बात करें, पहला दूसरा दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। 1857 के विभिन्न जगहों पर हुए विद्रोह को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो मैंने सारी चीज़ें आपको डेट टू बाई डेट बताई थी। सबसे पहले दिल्ली बताया था मैंने, सबसे पहले कौन सा बताया था मैंने? दिल्ली बताया था। अपनी क्लास देखना, आप और अच्छे से याद कर सकते हो। दिल्ली के अंदर बात करें, बहादुर शाह जफर और बख्त का थे, इनके सेनापति थे। बहादुर शाह जफर के कौन थे आपके? बख्त का, बहादुर शाह जफर और बख्त का, इन्होंने नेतृत्व किया था। और दिल्ली में क्रांति कब हुई थी दोस्तों? आपके 12 मई 1857 को, 12 मई 1857 को। ये क्रम मैंने आपको पूरा डिटेल से याद करवाया आपको, ठीक है, अपनी क्लास के अंदर, अपने टॉपिक वाइज क्लास के अंदर ये चीज़ें आपको याद करवाए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फिर आपका अवध की बात कर लेते हैं, जो ऑप्शन में नहीं देख रखा उनकी बात कर लेते हैं। अवध के अंदर दोस्तों आप सभी को पता है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? महल परी बोला जाता है या महक परी बोला जाता है? कमेंट के अंदर बताओ, बेगम हजरत महल को महक परी बोला जाता है या महल परी बोला जाता है? यहाँ पर दोस्तों क्रांति कब होती है आपकी? यहाँ पर क्रांति होती है दोस्तों आपके 4 जून 1857 को, 4 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति होती है। झांसी की बात कर लेते हैं, झांसी आ गया अपना ऑप्शन। झांसी की बात करें, झांसी में लक्ष्मीबाई, कमेंट के अंदर बताओ दोस्तों, लक्ष्मीबाई को महल परी बोला जाता है या महक परी बोला जाता है? दोनों आगे, बेगम हजरत महल और लक्ष्मीबाई, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कब हुई थी आपकी? 4 जून को हुई थी, 4 जून 1857 को क्रांति की थी, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कानपुर की बात करें तो कानपुर झांसी के गाँव था, पीर था नाना साहेब, लक्ष्मीबाई का पीर था, इन्हीं के घर में ये पली पली थी। धुंधुपंत इनके पिताजी का नाम था, जो आपके नाना साहब के यहाँ काम करते थे। 5 जून 1857 को, ठीक है। वही बात करें दोस्तों आपके, फिर आपका आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इलाहाबाद का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। आपके कौन थे? लियाकत अली, लियाकत अली थे इलाहाबाद के। और इलाहाबाद में क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 6 जून को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 6 जून को 1857 को। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके फैजाबाद, इंपॉर्टेंट है दोस्तों फैजाबाद भी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अलग पेन से मैं आपको लिखना चाहूँगा ताकि मैच ना हो इधर।
फैजाबाद में क्रांति हुई थी दोस्तों आपकी 6 जून 1857 को। और यहाँ का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों आपके, वो क्या था दोस्तों, अहमदुल्ला ने, मौलवी अहमदुल्ला, इनके द्वारा एक युद्ध भी लड़ा गया था अहमदुल्ला के द्वारा। फिर बात करें दोस्तों आपके जगदीशपुर, जगदीशपुर की बात करें, बिहार, आरा के अंदर था, आरा बिहार के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कुंवर सिंह, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर। देखो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, इलाहाबाद वाला, अवध के वाला, ठीक है, जगदीशपुर, कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। रुहेलखंड की बात करें आपकी, खान बहादुर खान थे दोस्तों, खान बहादुर खान। यहाँ पर भी क्रांति कब हुई थी दोस्तों, जून 1857 के अंदर यहाँ पर क्रांति हुई थी दोस्तों। हमें पूछा है कालानुक्रम का, तो यहाँ पर देखो दोस्तों ऑप्शन काटने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले दोस्तों 4 जून को कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी दोस्तों आपकी, झांसी के अंदर, तो सी आएगा सबसे पहले। फिर दोस्तों कानपुर के अंदर 5 जून को, डी आएगा, सी डी। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो 6 जून को दे रखा है फैजाबाद, बी, और फिर लास्ट में आ जाएगा रुहेलखंड। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार तरीके से हमने पहले भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली में हुए 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, यह हमें देखना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है, मेरठ छावनी के सैनिकों ने 10 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार किया। मेरठ छावनी की बात करते हैं, तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कब किया था दोस्तों, 12 मई को किया था। कब किया था दोस्तों, 12 मई को किया था। 10 मई को तो उन्होंने विद्रोह किया था, 10 मई को तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, विद्रोह किया था। कौन सी बटालियन थी दोस्तों, यहाँ पर बटालियन की बात करें तो 20वीं पैदल बटालियन, बटालियन की बात करें तो कौन सी थी दोस्तों आपकी, 20वीं पैदल बटालियन, बटालियन ने विद्रोह किया था दोस्तों। तो पहला हमें असत्य पूछा, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। बहादुर शाह ने 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा पर सभी वर्गों का सहयोग करने का आह्वान किया, बिल्कुल राइट। आजमगढ़ घोषणा पत्र, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया आपका आजमगढ़ घोषणा पत्र से। इस विद्रोह में निकलसन की मौत हो गई, इस विद्रोह के अंदर किसकी मौत हो गई थी दोस्तों, निकलसन की मौत हो गई, बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। बहादुर शाह पर न्यायाधीश हैरियर की अध्यक्षता में लाल किले पर मुकदमा चलाया गया, बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका, देखिए 1857 क्रांति एवं नेतृत्वकर्ताओं में से सही असम्मिलित है, सही असम्मिलित है क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, पहला दे रखा है मांडला क्षेत्र, अवंतीबाई ने नेतृत्व किया था। मांडला क्षेत्र कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपकी एमपी के अंदर पड़ता है, कहाँ पर, एमपी के अंदर, ठीक है। और राजगढ़ की रानी थी दोस्तों आपकी, अवंतीबाई क्या थी दोस्तों आपकी, राजगढ़ की रानी, राजगढ़ की रानी थी। और इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, खेड़ी की लड़ाई, खेड़ी की लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल सही है। असम में दोस्तों दीवान मनीराम ने नेतृत्व किया, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, असम में दीवान मनीराम ने। मेवात में सदरुद्दीन ने नेतृत्व किया था क्रांति का, बिल्कुल सत्य बात है। उड़ीसा के अंदर दोस्तों आपके अरुणागिरी कृष्णा ने किया, उड़ीसा के अंदर अरुणागिरी कृष्णा ने किया। उड़ीसा के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, वो क्या था आपके सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने, सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही ने, उज्ज्वल शाही ने नेतृत्व किया था दोस्तों। तो गलत कौन सा हो जाएगा, असम्मिलित तो पूछा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या आपका, 27 जून 1857 को सती चौरा पर 40 अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने मार डाला। इस सती चौरा घाट का संबंध किस विद्रोह से था, कानपुर विद्रोह से, अवध विद्रोह से, इलाहाबाद विद्रोह से, बरेली विद्रोह से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कानपुर विद्रोह से, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कानपुर की बात करें, कानपुर में विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 5 जून 1857 को था। कब हुआ था आपका, 5 जून 1857 को। अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, आपके नेतृत्व किया था आपके नाना साहब ने। फिर दोस्तों विफल होने के बाद दोस्तों कहाँ पर चले गए, नेपाल चले गए। और कौन गए थे इनके साथ, बेगम हजरत मेलबीन के साथ नेपाल चले गए थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सती चौरा कांड 40 अंग्रेजों को क्रांतिकारी ने मार दिया, 27 जून 1857 की घटना है, ठीक है। कब की घटना है ये, 27 जून 1857 की घटना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करें दोस्तों, जैसे आपको पूछे बरेली विद्रोह, ये बरेली विद्रोह होता है दोस्तों 3 जुलाई को। कब आता है दोस्तों? 3 जुलाई को आता है। यहाँ पर आपके अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को खिलाफ भड़काने के लिए, यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के याद कर लेना, अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम या हिंदुओं को मुस्लिम के विरुद्ध भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस विद्रोह के अंदर अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम यानी हिंदुओं को मुस्लिमों के विरुद्ध भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए? बरेली विद्रोह। कौन सा विद्रोह था दोस्तों? आपका बरेली विद्रोह था। वही बात करें दोस्तों इलाहाबाद विद्रोह, इलाहाबाद विद्रोह के अंदर दोस्तों नेतृत्व किसने किया था? आपके लियाकत अली, लियाकत अली थे दोस्तों आपके। कौन थे आपके? लियाकत अली। और विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? आपका विद्रोह था आपका दोस्तों 6 जून 1857 को। विद्रोह था दोस्तों आपका 6 जून 1857 को, 1857 को। और अवध विद्रोह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछ जाता है, इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कलाम की टेस्ट सीरीज में ये पॉइंट याद करना। प्रत्येक टॉपिक या ऑप्शन दिए होंगे आपके ऑप्शन वाइज, तो वो किसी न किसी एग्जाम में वहाँ से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन चीज़ों को याद करना, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार है तो कलाम की टेस्ट सीरीज आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगेगी, बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। तो एक लाइन तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर, जगह है अपने पास। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक किस रियासत से भाग लिया? सर्वाधिक सैनिक कहाँ से भाग लिए दोस्तों? अवध से भाग लिए। अवध को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहा जाता था, बंगाल आर्मी की पौधशाला, पौधशाला भी कहा जाता था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। डेलहौजी का कथन भी पूछा जाता है। 1851 के अंदर डेलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि ये गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये कथन आपके डेलहौजी ने कहा था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे आपके? नवाब वाजिद अली शाह, जिनको कुशासन का आरोप लगाकर डेलहौजी ने हटा दिया था दोस्तों, ठीक है। और इन्हें जेल भी भेजा गया था आपका, और उनको छोड़ने के लिए वहाँ तक आपकी कानपुर तक वहाँ की जनता आई थी, ठीक है, छोड़ने के लिए। बहुत ही दुख का व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अवध विद्रोह की बात करें तो 4 जून 1857 को होता है दोस्तों, 4 जून 1857 को होता है अवध विद्रोह, 4 जून 1857 को होता है। और कौन करती है? बेगम हजरत महल नेतृत्व करती है। और बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपके महक परी के नाम से जाना जाता है। मैं बता देता हूँ, आप तो कमेंट में बताओगे नहीं क्योंकि आपकी तैयारी तो ऐसी है भी नहीं, ठीक है, माफ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी को बुरा नहीं लगे, क्योंकि यदि आपको तैयारी है तो साथ साथ लिखा कीजिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कमेंट के अंदर कीजिए, गलत होता तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होगी। आपका दिमाग है उसके प्रति आपका अग्रेसिव होगा, आपका यहाँ पर नॉलेज बढ़ेगा कि हमारा गलत हुआ तो क्यों हुआ, और यदि गलत हुआ वो सही हो रहा है तो आपको लंबे दौर तक याद होता है। तो कमेंट में आप साथ साथ आंसर दोगे तो आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होगी, ये आपके लिए अच्छी बात है भाई, मैं तो देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी, उत्कथन किसका है दोस्तों? 1857 क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी, उत्कथन किसका है? बताओ भाई। टॉपिक वाइज टेस्टों के अंदर सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने। वी.डी. सावरकर, चार्ल्स रेक्स, लाला लाजपत राय, विष्णु भट्ट गोडसे। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। बहुत ही अच्छे नेता थे। लाठी वाला कथन आपको याद होगा, बहुत बार पूछा जाता है। लाहौर में लाठी चार्ज हुआ था, तब आपके शहीद हो गए थे लाला लाजपत राय। वी.डी. सावरकर अपने पढ़ चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हमने किया है। और आपके दोस्तों मैंने टेस्ट 2 के अंदर आपको वी.डी. सावरकर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा याद कर लेना। वी.डी. सावरकर कौन थे? विनायक दामोदर दास सावरकर थे। दामोदर कौन थे? इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजा राममोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? यह दोस्तों आपके धार्मिक सुधार आंदोलन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के आपके धार्मिक और पुनर्जागरण आंदोलन आपका टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? देखो दोस्तों, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक की रचना राय ने प्रसन्न कुमार नाम से की थी। राय ने प्रसन्न कुमार नाम से की थी, बिल्कुल सत्य बात है। वे सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे, बिल्कुल राइट। और इन्होंने सती प्रथा को विरोध कानून बनाया था दोस्तों। और 1829 के अंदर दोस्तों आपके जनरल विलियम बेंटिंग की सहायता से सती प्रथा पर विरोधी कानून बनाया धारा 17 के तहत, और गैर कानूनी घोषित किया था, ठीक है। प्रथम व्यक्ति थे। और आपके दोस्तों यहाँ पर याद कर लेना, 1829 के अंदर सती प्रथा पर रोक लगी थी।
ठीक है, कानून बनाया था। और किसके नेतृत्व में दोस्तों? आपके जनरल विलियम बेंटिंग के सहयोग से, बेंटिंग से दोस्तों। वो कौन सी? धारा 17 के तहत, धारा 17 के तहत गैर कानूनी घोषित करवाया था। चिंता किसमें पूछा जा सकता है आपका। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, इन्होंने 20 अगस्त 1829 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। नहीं दोस्तों, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी दोस्तों? आपकी वो की थी आपकी 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर ये स्थापना की थी। इन्होंने 3 अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक नामक लघु पुस्तक की रचना की। बिल्कुल सत्य बात है। तो हमें क्या पूछा? सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय के बारे में बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से हमने पढ़ा। इनका जन्म जैसे 22 मई 1772 को हुआ था। राय की उपाधि मिली थी उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि इनके पिताजी कहते राय थे। ठीक है, पिताजी का नाम आप सभी को पता है, क्या नाम था दोस्तों आपके? बताओ भाई। रमाकांत। वही बात करें नवचेतना के एवं क्रांति, अगर 2-3 में बोला जाता है भारत में नवजागरण का अगर दूत, आधुनिक भारत के प्रथम नेता, राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के जनक, नवदिन का प्रातः का तारा यानी प्रभास का तारा भी किसको बोला जाता है? राजा राममोहन राय को बोला जाता है। ठीक है, अयोध्या सिंह राजा राममोहन राय को नव भारत का मसीहा कहा था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राममोहन राय को नव भारत का मसीहा किसने कहा था दोस्तों? अयोध्या सिंह ने कहा था। किसने? अयोध्या सिंह का ने कहा था। किस नाम पढ़ चुके हैं टॉपिक वाइज की बात करें। 1833 में इन्होंने गौड़ीय व्याकरण की रचना की थी। 1820 में इन्होंने बाइबल के आधार पर जो आपकी ये दे रखी है ना, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक की रचना की थी। कब? आपके 1820 के अंदर। किसके आधार पर थी दोस्तों? आपके बाइबल के आधार पर, बाइबल के आधार पर। तो एक बार मैं पूरा करवा देता हूँ आपको ताकि याद हो जाए आपको। स्वाद कौमुदी इनके समाचार पत्र था बंगाली भाषा के अंदर, मिरातुल इनका अखबार था फारसी भाषा के अंदर, बर्मिकल इनका अंग्रेजी था, और बगदूत इनका हिंदी में समाचार पत्र था। इनकी डेट भी पूछी जा चुकी है एग्जामों के अंदर, तो सारी डेटें मैं आपको करवा चुका हूँ। सबसे पहले बात करें आतिम सभा की, बात करें 1815 आता है। कई पुस्तकों के अंदर 1814 भी लिखा होता है। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 के अंदर की थी। ये राजा राममोहन राय के बारे में अब तक पूछे गए क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजा राममोहन राय के आगे क्या है आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दे रखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक उपदेशों को मनुस्मृति की शिक्षाओं के अनुसार राजनीतिक संगठन की अपनी योजना बनाई। नहीं दोस्तों, योजना आपकी नहीं बनाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुझाया कि राजनीतिक संगठन कल्याणकारी राज्य के बजाय धर्मतंत्र के अनुरूप है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। तो हमें क्या पूछा गया है? विफल सत्य कथन कौन सा है? तो केवल 2 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने नारा दिया था आपका, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई आपकी? तो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके योग सूत्र। योग सूत्र आपकी विवेकानंद जी की पुस्तक नहीं है, गलत हो जाएगा। योग सूत्र किसकी पुस्तक है दोस्तों? आपकी महर्षि पतंजलि की, महर्षि पतंजलि की पुस्तक है दोस्त। वेदांत फिलोसॉफी आपकी किसके दोस्तों? आपकी विवेकानंद जी की पुस्तक है आपकी वेदांत फिलोसॉफी। मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, ये भी आपकी इनकी पुस्तक है। किनकी? स्वामी विवेकानंद जी की। सत्य धर्म प्रचार की बात करें तो ये पुस्तक है दोस्तों आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है दोस्तों ये। सरस्वती की पुस्तक है कौन सी? सत्य धर्म विचार। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? नहीं है, तो ए और डी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों याद करना दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती से आपका परसेंट बात करें फर्स्ट ग्रेड के अंदर उसका परसेंट 100% आने की संभावना होती है, क्योंकि राजस्थान से भी जुड़े हुए थे ये, और बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी क्लास बनी हुई, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आपको कवर कराया गया है। विवेकानंद जी से 2 बातें और याद करनी है आपको। कौन कौन सी? एक तो बात याद करनी है विवेकानंद से संबंधित, इनकी पुस्तकों से संबंधित बात करें, एक तो राजयोग। कौन सी? राजयोग। दोस्तों ये पुस्तक कब आई थी आपके? 1896 में। ठीक है, 1896 के अंदर आई थी। दूसरी पुस्तक की बात करें दोस्तों, ज्ञान योग। ये कब आई थी दोस्तों? 1899 के अंदर। एक क्रम पूछा जा चुका है। और तीसरी पुस्तक आई थी दोस्तों इनकी, जो मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, मरणोपरांत प्रकाशित पुस्तक, वो कौन सी थी दोस्तों आपकी? भक्ति योग।
और बहुत बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि स्वामी विवेकानंद जी की वो कौन सी पुस्तक थी जो उनके मरने के बाद यानी उनके मरणों उपरांत प्रकाशित हुई थी। वो थी दोस्तों आपकी भक्ति योग। कौन सी थी आपकी? भक्ति योग। योग सूत्र आपकी महर्षि पतंजलि की है। सत्य धर्म विचार आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो राइट आंसर जगह इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपका ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से असुमिलित है, निम्न में से असुमिलित कौन सा है दोस्तों? पुनः विधवा आश्रम डी के करवेन के तहत महिला सुधारक की बात करें, सबसे ज्यादा महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो कदम उठाए थे दोस्तों आपके डी के करवे साहब ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी बार। वही दूसरा ऑप्शन देखिए आपके मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की सैयद अहमद खान ने नहीं की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैयद अहमद खान वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो मुस्लिमों को सुधार को लेकर थे, अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यानी नेतृत्व भी इन्होंने किया था। तो मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की बात करें, संगठन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वो की थी आपकी अब्दुल लतीफ़। तो हमने बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हमने दूसरी क्लास अपनी सामाजिक और पुनर्जागरण की दूसरी क्लास हुई थी, टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था। तो उसके अंदर दोस्तों हमने प्रार्थना समाज से शुरू किया था। कहाँ से? प्रार्थना समाज से। फिर दोस्तों हमने मुस्लिम आंदोलन की बात की, अलीगढ़ से देखी थी हमने, अहमदी आंदोलन देखा था हमने। ठीक है, और कौन कौन से मुस्लिमों से संबंधित थे आपके देव बौद्ध जैसे बहुत से थे आपके जो विभिन्न संस्थाएं वगैरह थी, जो दूसरे क्लास के अंदर हमने टॉपिक वाइज किया था। ठीक है, यहाँ पर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हमने पारसी आंदोलन पढ़ा था, क्योंकि लास्ट टाइम 2000 जो आपका 25 के अंदर जो सिलेबस था उसके अंदर दोस्तों आपके तीन ही व्यक्ति थे। कौन कौन? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। इन तीन क्वेश्चनों से टॉपिक था। लेकिन इस बार आपका 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण है वो पूरा टॉपिक दिया हुआ है। पूरा टॉपिक दिया हुआ है। इसका मतलब आपका हिंदू धर्म की सुधार नहीं, आपको मुस्लिम समाज में चले गए आंदोलन, और आपके पारसी समाज के लिए चले गए आंदोलन, और आपके ईसाइयों का आगमन जो आपके 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, ईसाइयों ने अपने धर्म प्रचार को किस प्रकार से किया था, तो वो भी याद करना होगा, क्योंकि आपको 19वीं और 20वीं के शाब्दिक और सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के आंदोलन आपको देखने हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवाया है दोस्तों। तो एक बार देखना है, विजिट करना है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और उन सभी क्लासों का टेस्ट देना हो तो आप PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर जा सकते हो। PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर जा सकते हो दोस्तों। तो हमें क्या पूछा दोस्तों, कौन सा सुमिलित है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वीर सालिंगम पातलू थे। कौन थे आपके? वीर सालिंगम पातलू थे। बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न को स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें दोस्तों सत्य शोधक समाज। तो मैंने आपको ज्योतिबा फुले पढ़ाया था आपको। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों? आपके 1873 के अंदर। कहाँ पर की थी दोस्तों? आपके पुणे के अंदर। पुणे कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपके महाराष्ट्र के अंदर की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। और किसके द्वारा दोस्तों? आपके महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। ज्योतिबा फुले लिख देता हूँ। और किसके लिए की थी दोस्तों ये सत्य शोधक समाज? जाति समानता के समर्थन में एक मुहिम चलाई थी इन्होंने। जाति समानता के संदर्भ में एक मुहिम थी, संदर्भ में मुहिम, और उसे क्या बोला दोस्तों? आपके सत्य शोधक समाज। रामकृष्ण मिशन तो आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट है, और लास्ट टाइम आपके क्वेश्चन पूछा भी गया था 2025 के अंदर। रामकृष्ण मिशन जो वेलूर मठ में स्थापित होता कब दोस्तों? आपके 5 मई 1897। 5 मई 1897 को स्थापना होता। कहाँ पर आपकी दोस्तों? वेलूर मठ के अंदर। वेलूर मठ कहाँ पर है दोस्तों? आपकी कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता कहाँ पर है दोस्तों? आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करना दोस्तों। वेद समाज देखो, वेद समाज देखो मैंने सारे बताए हैं, जैसे जैसे मैंने बताया उसी क्रम में आपका ये क्वेश्चन हमने सेम टू सेम में किया था। ठीक है, वेद समाज की बात करें दोस्तों, वेद समाज की स्थापना 1864 के अंदर हुई थी। कौन थे दोस्तों? आपके दरहालू नायडू, दरहालू नायडू के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, दक्षिण का ब्रह्म समाज भी कहा गया है इसको। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा को तो आप भूल ही नहीं सकते। 1839 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 1839 के अंदर। और किसने की थी दोस्तों? बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। कौन थे दोस्तों? आपके देवेंद्र नाथ। कौन थे आपके दोस्तों? देवेंद्र नाथ टैगोर। टैगोर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो हमें क्या पूछा दोस्तों? कालानुक्रम पूछा है, क्रम पूछा है। तो देखो दोस्तों क्या जगह आपका सबसे पहले 1839 में, तो डी आएगा। तो डी देखो चौथे में है, तीसरे में,
पहला और दूसरा तो गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो 97, 73, 64, तो डी सी ए बी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या आपका, देखिए केशव चंद्र सेन ने प्रोत्साहन दिया था, केशव चंद्र सेन ने प्रोत्साहन दिया था, किसको दिया था दोस्तों आपके, बताओ भाई। अंतर्जातीय विवाह को, विधवा विवाह को, बाल विवाह निषेध को, पर्दा प्रथा उन्मूलन को, नीचे दिए कोड का सही उपयोग कीजिए। केशव चंद्र सेन की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो केशव चंद्र सेन के समय ब्रह्म समाज का 2 बार विभाजन हुआ था, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। तो मैंने सारी चीज़ें बताई कि विभाजन कब हुआ, 65 और कब हुआ था दोस्तों, दूसरा बताओ भाई, 1857 के अंदर जुड़े थे दोस्तों। कब जुड़े थे, देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद में कौन जुड़े थे, आपके केशव चंद्र सेन जुड़े थे। और इन दोनों के मतभेद, देवेंद्र जो नाथ टैगोर और आपके केशव चंद्र सेन थे, मतभेद के कारण ही आपका ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था 1865 के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इन्होंने किसका किया था दोस्तों, आपके अंतर्जातीय विवाह का समर्थन दिया, विधवा विवाह को समर्थन दिया, बाल विवाह को निषेध को दिया समर्थन, पर्दा प्रथा उन्मूलन को नहीं दिया दोस्तों। नीचे दिए कोड का सही उपयोग कीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें आपके ब्रह्म समाज के अंतर्गत, सर्वप्रथम अंतर्जातीय विवाह कब हुआ था दोस्तों, 1862 के अंदर प्रथम अंतर्जातीय विवाह होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा टॉपिक था आपका भारतीय इतिहास का, बंकिम चंद्र चटर्जी जो आपके प्रमुख नेता के अंदर आते हैं दोस्तों। बिपिन चंद्र पाल ने बंकिम चंद्र को भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का पैगंबर कहा है, भारतीय पुनर्जागरण का पैगंबर कहा है, बिल्कुल सत्य बात है। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे, बिल्कुल राइट। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, अंग्रेजी शिक्षक से पहले स्नातक कौन बने थे दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी बने थे। इनकी तुलना फ्रेंच लेखक रेबेलोन से की जाती है, नहीं दोस्तों, इनकी तुलना फ्रेंच लेखक रेबेलोन से नहीं की जाती है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि इनकी तुलना फ्रेंच लेखक आपके अलेक्जेंडर ड्यूमास से की जाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, अलेक्जेंडर ड्यूमास से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 44 की, वंदे मातरम के आलोक में निम्न में से असत्य कथन है। वंदे मातरम के आलोक में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है दोस्तों, यह हमें बताना है। 7 नवंबर 2025 को भारतीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बनाई गई, बिल्कुल सत्य बात है। कब बनाई गई थी दोस्तों, 7 मई को। वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, बिल्कुल राइट भाई। वंदे मातरम को सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम पहली बार प्रयोग 7 अगस्त 1905 में किया गया था, बंगाल विभाजन के दौरान, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय। स्वतंत्र रचना के रूप में वंदे मातरम का प्रकाशन 1885 में बक दर्शन में पत्रिका में हुआ दोस्तों, 1881 में आता है। कब हुआ था दोस्तों, 1881 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी का अंतिम उपन्यास कौन सा था, सीताराम था दोस्तों। अपनी अंतिम उपन्यास कौन सा था आपका, सीताराम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कौन सा था दोस्तों आपका, प्रथम राजमोहन लाइव, यह था आपका। और दोस्तों 1864 में लिखा गया था, कब, 1864 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सीताराम 1886 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करंट के क्वेश्चन आगे दोस्तों आपके। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को किया, 11 अक्टूबर 2025 को किया, सही बात है दोस्तों। ये योजना आगामी 10 वर्षों तक देश भर में चयनित 100 जिलों में चलाई जाएगी। आगामी 10 वर्षों तक 100 जिलों में चलाई जाएगी, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी अवधि कितनी है दोस्तों, अवधि आपकी 6 वर्ष रखी गई। इस योजना के अंतर्गत जिलों का चयन निम्न उत्पादकता, कम फसल सघनता व कम ऋण भुगतान के आधार पर किया जा रहा है, बिल्कुल सत्य। इस योजना पर केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय करेगी, बिल्कुल राइट। कितने, 24,000 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय करेगी, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते भाई, इस योजना हेतु राज्य बजट 2025-26 में 2025-26 में के अंतर्गत सरकार ने 75 करोड़ रुपए प्रकाशित किए, 75 करोड़ रुपए की घोषणा की। सही बात है क्या दोस्तों? बताओ भाई, 25-26 इस योजना हेतु राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकार ने 75 करोड़ रुपए की घोषणा की। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। इस योजना प्रदेश के किस जिलों में संचालित की जा रही है? तो ये भी बिल्कुल असत्य बात हो जाएगी। 21 जिलों में नहीं चला जा रही है दोस्तों, आपकी 41 जिलों में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को प्रोत्साहन रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करेंगे उसको 1 करोड़ नहीं दोस्तों, 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो तीसरा गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन या से कथन सत्य नहीं है? तो दूसरा और तीसरा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। इस अभियान का शुभारंभ थार मध्य प्रदेश से किया गया। बिल्कुल सत्य बात है। यह अभियान देश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चला गया। नहीं दोस्तों, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक नहीं चलाया गया दोस्तों। इसका शुभारंभ होता है आपका 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक चला था दोस्तों, तो गलत हो जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बिल्कुल सत्य बात है। तो प्रयुक्त में से कौन से सत्य कथन है दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 1। विकसित राजस्थान @2047 के विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो निम्न कथनों पर मैं विचार करता है। यह दस्तावेज राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RITI द्वारा तैयार किया गया। बिल्कुल सत्य है। इसके अंतर्गत राजस्थान को वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल राइट, और ये आपका पूछा जा चुका है 2025 के अंदर एग्जाम के अंदर। इसके अंतर्गत राज्य निर्यात को वर्ष 2047 तक 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। सही बात है क्या? तो दोस्तों आपके 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, तो गलत हो जाएगा। सत्य कथन कौन सा है? तो पहला दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नव विधान न्याय की नई पहचान 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। JCC सीतापुरा जयपुर में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 4 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से इस अभियान का शुभारंभ किया। कहाँ से किया दोस्तों? नई दिल्ली से इस अभियान का शुभारंभ किया। सही बात है क्या दोस्तों? 4 अक्टूबर को। तो नई दिल्ली से इस अभियान का शुभारंभ नहीं किया दोस्तों, गांधीनगर गुजरात से किया था। गांधीनगर गुजरात, तो गलत हो जाएगा। ये वित्तीय क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली परिसंपत्तियों के बारे में चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। बिल्कुल सत्य बात है। यह अभियान 3 महीनों तक संचालित होगा। कितने महीनों तक? 3 महीनों तक संचालित होगा। बिल्कुल सत्य है। जागरूकता, पहुंच, कार्रवाई तथा जवाबदेही 4 इस अभियान के मार्गदर्शक सिद्धांत है। इस अभियान के मार्गदर्शक सिद्धांत है दोस्तों। 4A नहीं है आपके दोस्तों, इसके 3A है। 3A कौन कौन सी? जागरूकता है, पहुंच है, ठीक है, कार्रवाई है, लेकिन जवाबदेही नहीं है दोस्तों। जवाबदेही नहीं है। 3 है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। हमें क्या बचा? कौन से सत्य कथन है? तो दूसरा और तीसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भारतीय तट रक्षा के जहाज अक्सर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करते हैं दोस्तों? 4 अक्टूबर 2025 को क्राइकल पुडुचेरी से इसे कमीशन किया गया। 4 अक्टूबर 2025 को इसे क्राइकल पुडुचेरी से कमीशन किया गया। सत्य बात है क्या दोस्तों? तो बिल्कुल सत्य बात है। यह 8 सदस्यीय श्रेणी के तीव्र गति पोतों यानी FPV की श्रृंखला में दूसरा जहाज है। बिल्कुल सत्य है। इसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया? नहीं दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। कोची नहीं बनाया गया, गोवा के द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। सत्य कथन की बात करें तो पहला दूसरा सत्य, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ भाई। अभिनव बिंद्रा, सुनील अमृत, अरुण, मीना कुमार, अतुल कौशिक, कौन है भाई दोस्तों? तो राइट आंसर जगह पर सुनील अमृत, ऑप्शन नंबर 2। और इन्हीं बाद लंदन द्वारा ब्रिटिश अकादमी का अवार्ड दिया गया, ब्रिटिश अकादमी बुक अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 54, नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। हमें सही सम्मिलित करना है। भौतिक श्रेणी पुरस्कार विजेता दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? भौतिक विज्ञान की बात करें तो मिशेल एच देवरोट को, साहित्य में आपके लास जलो क्रासना होगोई को, शांति के लिए मारिया कोरिना माचंडो को, और इन्होंने अपना ये नोबेल किसको दे दिया दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। ठीक है, ये भी याद कर लेना। इन्होंने यह पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया और काफ़ी चर्चा में रहा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है क्योंकि चर्चा में रहने वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। रसायन विज्ञान में आपके रिचर्ड रॉबिन्सन को पुरस्कार मिला है, तो 1, 2 और 3, 4 है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। 55 की बात करते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं दोस्तों, इस प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सत्य बात है। इन खेलों में भारत कुल 22 पदक जीतकर पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। दोस्तों ये 12 संस्करण था और इसके अंदर दोस्तों भारत ने 22 पदक जीतकर, ठीक है, 15वें स्थान पर नहीं रहा दोस्तों, 10वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर दोस्तों? 10वें स्थान पर। तो गलत हो जाएगा। कौन सा सत्य है दोस्तों? पहला सत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 2009 से है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करें पृष्ठभूमि से, तो ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, वही क्वेश्चन है आपका। यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष का अधिनियम की संख्या 35वां अधिनियम है। बताओ भाई, बिल्कुल सत्य बात है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के बावजूद इस अधिनियम को उपबंध लागू होंगे, बिल्कुल राइट। यह अधिनियम सर्वप्रथम लोकसभा में पारित हुआ नहीं दोस्तों, सर्वप्रथम लोकसभा में नहीं आया दोस्तों, सबसे पहले राज्यसभा में आया था। किसमें आया था? आपकी राज्यसभा में आया था। कब? आपके 20 जुलाई। क्रम याद कर लेना दोस्तों, 20 जुलाई 2009 को। फिर दोस्तों लोकसभा के अंदर आया था। लोकसभा में कब आया था दोस्तों? 4 अगस्त को 2009 को, ठीक है। फिर दोस्तों आपके राष्ट्रपति हस्ताक्षर, प्रतिभा पाटिल थी उस समय। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब हुए थे दोस्तों? आपके 26 अगस्त 2009 को। वही बात करें गजट प्रकाशित, गजट में कब आया दोस्तों? आपके 27 अगस्त 2009 को। लागू कब हुआ दोस्तों? आपका लागू हुआ दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2010। तो क्रम पूछा जा सकता है, मैंने वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट करवाया, तभी चीज़ें आपको याद करवाई थी। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में शिक्षा के अधिकार को लागू करने के क्रम में निम्नलिखित उच्चतम न्यायालय के निर्णयों एवं विभिन्न समितियों की सिफारिश की पृष्ठभूमि रही। बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मैंने करवाया था ये। सबसे पहले बात करें, क्रम पूछा है यहाँ पर, मुहीराम शैकिया समिति। मुहीराम शैकिया समिति की बात करें दोस्तों, ये कब आया था दोस्तों? आपकी 1997 के अंदर, 1997 के अंदर आया था दोस्तों, ठीक है। वही बात करें आपके उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद, उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1993 के अंदर आया था दोस्तों। ये मैंने करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपके दोस्तों शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 में। मौनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद मेडिकल शिक्षा को लेकर था, सबसे पहले ये आया था 1992 के अंदर। तपस मजूमदार समिति, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी समिति की सिफारिश में आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 आता दोस्तों। तपस मजूमदार समिति कब बनी थी दोस्तों? 1999 के अंदर। कालानुक्रम की बात करें तो देखो सी आ जाएगा सबसे पहले, फिर आपका दोस्तों क्या आ जाएगा? बी, फिर ए और फिर डी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे मैंने बहुत ही शानदार तरीके से करवाया था, एक बार अपनी क्लास देखना। आरटीए एक्ट 2009 एक ही क्लास में पूरा सिस्टम आपको याद करवाया गया है। वर्तमान क्वेश्चनों के आधार पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1.5 घंटे की अपनी क्लास होगी। यदि आप 2 की स्पीड में देखते हो तो भी बहुत शानदार अपनी क्लास बनी हुई है। पूरा डिटेल से पूरा कलाम की बुकलेट को कवर करती है वो क्लास, और वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये इतना होता है आपका। पहले भी देखा होगा आपने, रीट के लिए भी की थी हमने, और वहाँ से क्वेश्चन बाहर तो गया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य के संदर्भ में शेख को चाहिए। स्थानीय प्राधिकारी की बात करें तो कौन सी धारा के अंदर है दोस्तों? आरटीए एक्ट 2009 की धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य है, उसके अंदर संदर्भ में हमें क्वेश्चन पूछा है। प्रवासी परिवारों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना बिल्कुल सत्य है। शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना बिल्कुल राइट। अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर 18 वर्ष की आयु तक समस्त बालकों का रिकॉर्ड नहीं दोस्तों, 14 वर्ष के बाल तक, 14 वर्ष तक, ठीक है। 18 वर्ष नहीं, 14 वर्ष के बालकों का रिकॉर्ड रखना गलत। सही कोड की बात है पहला, दूसरा ऑप्शन नंबर 1। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 2N, तो यहाँ से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया था आपको कि यहाँ से 2N 1 2N 3 और 2N 4 ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत परिभाषित विद्यालय की श्रेणी में समुचित सरकार एवं नियंत्रणाधीन विद्यालय, बताओ भाई, तो बिल्कुल विनिर्दिष्ट वर्ग विद्यालय, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय और सहायता प्राप्त विद्यालय, सारे, ये तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। आरटी 2009 की धारा 8 के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा 2021 में जोड़े गए उपबंध के बाद अनिवार्य शिक्षा पद के अर्थ की समुचित सरकार। पहला क्या दे रखा है दोस्तों? पहला दे रखा है आपका 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाए, बिल्कुल सत्य है। 6 से 14 वर्ष के बालक का अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना सुनिश्चित करे, बिल्कुल सत्य है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे, बिल्कुल सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 बी सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन चुनिए। भाई असत्य कथन को हमें छांटना है, चलो छांटते हैं दोस्तों। कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बालक को अपने नेबरहुड स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा, बिल्कुल राइट। और नेबरहुड स्कूल का सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। किसने की थी? कोठारी आयोग ने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्कुल सत्य बात है। बालक को केवल नेबरहुड स्कूल में ही शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार है, नहीं दोस्तों। केवल जहाँ पर केवल शब्द है ना, इस चीज़ को नोट कर लेना, लगभग 90% आपको गलत होने की संभावना होती है। तो ये शैक्षणिक प्रबंधन, मनोविज्ञान वगैरह में केवल शब्द आए ना, तो 90% तक आपकी क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। तो याद करना दोस्तों, आप तुक्का लगाने वाली चीज़ें है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। कोई बालक ऐसे शुल्क भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोके, बिल्कुल राइट। कैपिटेशन शुल्क का आपने नाम सुना होगा, धारा 12 के अंदर, धारा 13 के अंदर। बहुनिःशक्त एवं गंभीर निःशक्त बालक को घर आधारित शिक्षा चुनने का अधिकार, बिल्कुल राइट। यह प्रावधान कब आया दोस्तों आपका? बताओ भाई, ये संशोधन किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? बताओ, 4 बार संशोधन हुआ अभी तक आरटीए 2009 के अंदर। कौन से में ये आया था आपका? मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। ऑप्शन नंबर 2 बताना है कमेंट के अंदर, ताकि आपको याद है कि नहीं है। और यदि क्लास नहीं देखी है तो अपनी प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, सबसे पहले उस क्लास को देखिए, शैक्षणिक प्रबंधन के नाम से। यदि अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी है, सर्च करना फर्स्ट ग्रेड के माइनर टेस्ट 1 का सिलेबस के अनुसार, तो आपको क्लास मिल जाएगी। 2-3 दिन ही तो है अभी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में निजी विद्यालयों एवं विशेष श्रेणी के विद्यालयों के प्रवेश कक्षा 25% सीट निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? तो धारा 12(1) के अंदर यह संशोधन के बाद जोड़ा गया था। धारा 12(1) के 62 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्नलिखित में से किन गैर शैक्षणिक प्रयोजन के कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाया था मैंने क्वेश्चन करवाया था, नहीं की जा सकती, इनके अलावा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि की जा सकती है। वैसे इतना फर्क है अपने क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के अंदर। 10 वर्षीय जनगणना में लगाई जा सकती है ड्यूटी, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। आपदा राहत कार्य में, विधानसभा संसद चुनाव में, पंचायती राज और स्थानीय चुनाव में करवाई जा सकती है। और मैंने क्वेश्चन पूछा था इन चीज़ों को छोड़कर अन्य में नहीं करवाई जा सकती। बस वही क्वेश्चन है, ABCD आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, वही क्वेश्चन है। आरटीए अधिनियम 2009 के असेंबली चार्ट, तो मैंने धारा का क्वेश्चन बताया था आपका, प्रत्येक धारा से क्वेश्चन करवाया था, आपको याद है। तो मैंने क्या बताया? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कब होगा दोस्तों? बताओ भाई। धारा 35 में क्या? नहीं दोस्तों, धारा 35 में नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बात करें तो किसके अंदर है दोस्तों? बताओ भाई। राज्य सलाहकार परिषद का गठन, धारा 34 बिल्कुल सत्य है। बालक का शिकायत को दूर करना, धारा 32 बिल्कुल सत्य है। बालक के अधिकार मॉनिटर करना, बिल्कुल सत्य है। धारा 35 में क्या है दोस्तों? आपके निर्देश जारी करने की शक्ति। और धारा 33 के अंदर क्या है दोस्तों? आपकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। ऑप्शन नंबर 1 आपका सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम
कार्य दिवस एवं शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से कक्षा 1 से 5 और कक्षा 1 से 8। कक्षा 1 से 5 होता है तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 200 कार्य दिवस, और आपकी कक्षा 6 से 8 पूछे तो आपका 220 और 1000 शिक्षण घंटे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है दोस्तों, सही संधि विच्छेद कौन सा है। दिव्यधन ज्योति, दिव्य ज्योति, बिल्कुल सत्य बात है। जगत प्लस आधार, जगत धन आधार जगधार, तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, तो ये भी आपका सत्य है। सत्य है क्या दोस्तों, जगत आधा आएगा यहाँ पर, त आधा आएगा तब होगा सत्य, तो ये सत्य नहीं है दोस्तों, सत्य नहीं है। तब पूरा दे रखा है ना, त आधा आएगा, देखो छोटी सी कमी दे रखी है इसके अंदर। सुप्त धन पिपासा, सुप्ति पासा, बिल्कुल सत्य है। वागधन गहरी, वागधरी, बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जगत शब्द आएगा, इस तरह से पूरा उत्तर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के, किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के दोस्तों। शरणार्थी देवोक्त की बात करें स्वर संधि के हैं, लेकिन संरक्षण नहीं है दोस्तों। संरक्षण व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है कौन सा आपका, संरक्षण। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुण्यन्द्र तलीन, दोस्तों तलीन भी किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मनोनयन नीलोपतल निरीक्षण, तो दोस्तों आपके जो मनोनयन है ये विस्तरक संधि का उदाहरण है। किसका दोस्तों, विस्तरक संधि का उदाहरण है। तो ये शब्द आपका स्वर संधि का नहीं है, तो बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द असंगत है, कौन सा संधि शब्द असंगत है दोस्तों। सत्यधन मार्ग, सद मार्ग, दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, सन मार्ग होगा। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा तड़िधन लेखा, तड़िलेखा, सत्यधन शासन, सत्शासन, निधन छल निश्चल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से असंगत है, संधि की दृष्टि से असंगत है शुद्ध ओदन, शुद्धोदन, शुद्धोदन, उष्ण धन ओदन, उष्णोदन, वीर धन औदार्य विरोधार्य, जलधन औद जलोद। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका संधि की दृष्टि से असंगत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही है, कौन से विकल्प में। अग्निधन आस्य अग्नाशय, पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिधन एव अध्येव, नहीं दोस्तों, इसके ऊपर अध्यय पर एक मात्रा आएगी, एव होगा दोस्तों। महाधन अर्चन, महाधन अर्चन महचरण होता है दोस्तों, महचरण होता है। वाणिधन औदित्य, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके वाणियोचित्य, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो रहा है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, असंगत विकल्प का चयन करना दोस्तों। ठीक है, बार्टर रूपरेखा, बिल जमानत, अल्टरनेट एकांतर, अल्टरनेट एकांतर, नहीं, बार्टर की बात करें तो रूपरेखा नहीं होता दोस्तों। अच्छा, असंगत चुना था मैं, एक मिनट। बार्टर रूपरेखा नहीं होता दोस्तों, वस्तु विनिमय होता है, वस्तु विनिमय। बिल की बात करें दोस्तों, विधेयक होता है। जमानत नहीं होता दोस्तों, क्या होता है आपका, विधेयक। अल्टरनेट एकांतर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। असाइनमेंट यानी सहसयुक्त नहीं होता दोस्तों, कार्यभार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सम्मिलित करना है हमें। चलो सम्मिलित करते हैं। क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। बिक्यूस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है, वसीयत हो जाएगा। अधोग क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अधोग हो जाएगा आपका तदर्थ। डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रलय। कमीशन क्या हो जाता है दोस्तों, ऑडिट। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है दोस्तों। पारिभाषिक शब्द दे रखा है और अर्थ दे रखा है आपका।
चलो करते हैं इसको भी। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, स्वीकृति। एक्शन का मतलब दोस्तों कार्रवाई, क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्रवाई। ऑटोनोमस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अभी स्वीकृति। एनोलेज एनोलेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, स्वायत्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। क्या दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है, असंगत विकल्प हमें चुनना है। डिसॉल्व, विघटित करना, बिल्कुल सत्य बात है। क्रॉनिक नवीन नहीं होता दोस्तों, आपके दीर्घकालिक होता है, दीर्घकालिक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेलिमिशन का मतलब परिसीमन होता है, कॉन्टेनेशन का मतलब संविधान होता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी परिभाषित शब्द है, नहीं है दोस्तों। निरूपण, निर्दर्शन, प्रदर्शन, प्रयोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, प्रयोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 1 के एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया। माइनर टेस्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। कल और आज वाली क्लास के अंदर हमने कंप्लीट किया है। अब बात करते हैं दोस्तों माइनर टेस्ट 2 की हमने तैयारी शुरू कर चुके हैं। माइनर टेस्ट 2 के आपके टेस्ट आपके ऐप के ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। ऐप के ऊपर अपने टेस्ट चल रहे हैं। ऐप का नाम है दोस्तों अपना PAP बाई DK सर, PAP बाई DK सर। और जो हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, ये क्लास भी वहाँ पर मिलती है, साथ साथ आपका PDF इसी ऐप के ऊपर आपको देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट टेस्ट होते हैं, सारा कंटेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा मजबूत कर सकते हो आप। तो सारी कंप्लीट की बात करें, रिवीजन टेस्ट वगैरह, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, लाइब्रेरी बेच के टेस्ट, ठीक है, साप्ताहिक टेस्ट, सारे टेस्ट इस PAP बाई DK सर के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ इस पर PDF भी अवेलेबल करवाने का प्रयास रहेगा। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी थोड़े दिन के बाद, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्लास समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।